हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th सोशल स्टडीज़ इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज ग्रोथ। ठीक है, अगर आप ग्रो कर रहे हो तो इसका मतलब आप डेवलप कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई भी नेशन एक ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। ओके, डेवलपमेंट का जो मीनिंग है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग है। देखिए, अगर आप किसी से पूछेंगे, कोई बोलेगा अगर हमारे यहाँ का एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर जाए, ठीक है, तो इसका मतलब देश तरक्की कर रहा है। कोई बोलेगा मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसका मतलब देश तरक्की कर रहा है। ओके, कोई बोलेगा हमारे देश में जो हमारी जो आर्मी है, ठीक है, हमारी जो सिक्योरिटी है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रांग है, इसका मतलब तब देश तरक्की कर रहा है। ओके, तो डेवलपमेंट गोल्स जो है ना, वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। ओके, एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। ठीक है, एंड जरूरी नहीं है जो एक चीज के लिए पर्सन के लिए डेवलपमेंट कहला रही है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही होगी। ओके, इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। ठीक है, वो दूसरे के लिए घातक भी हो सकती है। ओके, कैसे? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स का मतलब है मोर इलेक्ट्रिसिटी, उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उसके लिए, तो इसके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम यही ट्राइबल ग्रुप के लिए देखें तो उनके लिए जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है इज नॉट डेवलपमेंट बिकॉज दे आर डिस्प्लेस्ड। क्यों? क्योंकि उनको उनकी जगह से ही डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उस जगह को छोड़कर रीलोकेट होना पड़ेगा। ओके, तो जिस जगह पर वो रहते थे वहां के उनको सारे रिसोर्सेज वगैरह को छोड़ना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए इसका मतलब अब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। वेयर एज ट्राइबल ग्रुप्स के लिए वही कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स डेवलपमेंट नहीं है। वो क्या चाहेंगे कि उनके लिए स्मॉल चेक डैम्स बनाए जाएं, टैंक्स हों इरिगेट करने के लिए फील्ड को। ठीक है, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। ओके, तो इसका मतलब सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स क्या है? मोर इनकम। ठीक है, ज्यादा इनकम होना। अगर सिर्फ इनकम ही मायने नहीं रखता, फ्रीडम होना, ठीक है, सिक्योरिटी होना, इक्वल ट्रीटमेंट होना एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ये कुछ हमारे डेवलपमेंटल गोल्स हैं जो हम इनकम के अलावा हर कोई चाहता है कि उसके लाइफ में होने चाहिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, इनकम एंड अदर गोल्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनकम से यू कैन बाय मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, यू कैन बाय अ हाउस, कार, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, द थिंग्स दैट वी कैन नॉट बाय। ठीक है, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स के ऊपर भी हमारी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है, जिन चीजों को हम पैसों से खरीद नहीं सकते। वो चीजें क्या है? फ्रीडम, आजादी को आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो, फ्रेंड्स को आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट एंड गुड हेल्थ को आप कभी भी पैसों से खरीद नहीं सकते हो। ओके, एंड अदर एग्जाम्पल। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है इस चीज को समझने के लिए? जैसे लेट सपोज एक पर्सन क्या चाहता है कि उसकी कैसी जॉब होनी चाहिए? दैट ऑफर्स गुड इनकम, अच्छी इनकम हो उसके पास, फैसिलिटी फॉर फैमिली। ठीक है, जिस जॉब में उसको बहुत कुछ सीखने को मिले एंड गुड वर्किंग एटमोसफेयर हो। ओके, अब मान लो आपको दो जॉब ऑफर आ रही हैं। ठीक है, एक में आपको हाई सैलरी दी जा रही है, जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं है, आपके पास फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं रहने वाला। अदरवाइज एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपको सैलरी बेशक ही कम मिल रही है लेकिन जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, आप फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे। तो इसका मतलब आप कौन सी जॉब प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली कौन सी जॉब प्रेफर करेंगे? जॉब नंबर 2। ओके, तो दिस शोज, इससे हमें ये पता चलता है कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, तो पीपल मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं। मिक्स ऑफ गोल्स मतलब इनकम तो देखेंगे ही देखेंगे, इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे जॉब सिक्योरिटी हो गया, फैमिली के लिए टाइम हो गया। ओके, तो अब वर्किंग वुमेन के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि किसी एक वुमेन का वर्किंग होना उसके लिए क्या लेकर आता है? रिस्पेक्ट बढ़ती है उसकी फैमिली में एंड सोसाइटी में। अब यही वर्किंग वुमेन के लिए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर वो काम कर रही है। शेयर इन द हाउस वर्क, और शेयर इन द हाउस वर्क मतलब ऐसा नहीं कि औरत काम से आ रही है उसके बाद घर पर भी आकर सारा काम वही कर रही है तो उसके साथ आप हाथ हाथ बटा दें। ओके, अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। ठीक है, लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करें इस चीज को, क्योंकि अगर आप पहले देखो औरतों का बाहर जाके काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें औरतों को मिल जाएं तो मोर एंड मोर वुमेन विल बी इनकरेज, तो ज्यादा से ज्यादा वुमेन क्या होंगी आज की हमारी, और ज्यादा। अभी तो नंबर जो है वो इंक्रीज हो ही गया है औरतों का हर एक स्फेयर में, लेकिन और ज्यादा नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट? नेशनल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? देखिए नेशनल वर्ड आया नेशन से, किसी एक देश का तरक्की करना। तो डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस या आइडियाज ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए कंट्री की डेवलपमेंट जो है उसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है, एंड मोर ओवर वो आइडियाज कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे देखा ना कि किसी एक इंसान के लिए हो सकता है कि एजुकेशन सेक्टर ज्यादा तरक्की करे तो उसको लगेगा कि उसका देश तरक्की कर रहा है, वेयर एज दूसरे इंसान ऐसे भी हो सकते हैं जो ये बोले कि नहीं, एजुकेशन नहीं, हेल्थ जो है हमारे यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए, तब मानूंगा देश तरक्की कर रहा है। तो ऑब्वियसली क्या हो सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं और कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में हम क्या बोलेंगे, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। एक ऐसा देश जो अपने देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर पाए, तो हम बोलेंगे कि वो देश क्या कर रहा है, नेशनल डेवलपमेंट वहां हो रही है। ओके, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज? अब डिफरेंट कंट्रीज को किस बेसिस पे कंपेयर किया जाए, ठीक है, कि कौन सी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कहाँ नेशनल डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ठीक है। सबसे पहले इनकम ही देखा जाता है, जिस कंट्री की इनकम ज्यादा होगी तो ये माना जाएगा कि उस देश में नेशनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, ठीक है, फास्ट पेस पर हो रहा है। लेकिन मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड, ओके। इनकम ही को ही हमने पैरामीटर क्यों लिया, क्योंकि अगर इनकम ज्यादा होगी तो इसका मतलब ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा चीजें इंसान अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा, ओके। तो अब देशों को, दो देश को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम को लिया जाता है, एंड पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम है एवरेज इनकम, ओके। अब आप बोलेंगे कि नहीं, पर कैपिटा इनकम को क्यों निकाला, टोटल इनकम को क्यों नहीं ले लिया? देखिए, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अगर मैं टोटल इनकम के बेसिस पर दो देशों को कंपेयर करना शुरू कर दूं, लेट सपोज मेरे पास तीन नेशन है, ठीक है, यहाँ पर 5,000 लोग रह रहे हैं, यहाँ पर 50,000 लोग रह रहे हैं, ओके, एंड हो सकता है यहाँ पर सिर्फ 500 ही लोग रह रहे हो, ओके। तो अब ऑब्वियसली देखिए, यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, कंट्री बी की 50,000 लोग रह रहे हैं, तो इसकी नेशनल जो इनकम है वो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा आएगी, ओके। अब सेकंड नंबर पे ए नेशन आएगा क्योंकि यहाँ 5,000 लोग रह रहे हैं, एंड सबसे कम इनकम होगी सी कंट्री की क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 500 लोग ही हैं। अगर पॉपुलेशन कम है तो इसका मतलब वहां के देश के लोगों की नेशनल इनकम जो होगी वो भी क्या होगी, कम ही होगी। तो इसलिए नेशनल इनकम कभी भी एक बेस्ट पैरामीटर नहीं माना जाता अगर हमने कंट्रीज को आपस में कंपेयर करना है। तो उस केस में आपको पर कैपिटा इनकम लेनी पड़ती है, जिसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। अब एवरेज आपने निकालनी मैथ्स में तो सीखी ही होगी। देखिए, पर कैपिटा इनकम में आप क्या करोगे, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की टोटल इनकम है उसको आप डिवाइड कर दोगे बाय टोटल पॉपुलेशन, ओके, तो आपको एवरेज इनकम मिल जाएगी या कह लो पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, इसको समझते हैं जरा, आपकी बुक में दिए हुए एग्जाम्पल्स से। देखिए, हाउ टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। हमारे पास दो कंट्रीज दे रखी है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए में आप देखोगे 5 लोग हैं, उनकी इनकम ये है 9500, 10,500, 9800, 10,000, 10,200, ओके। वेयर एज कंट्री बी में आप देखो 500, 500, 500, 500 एंड एक इंसान 48,000 कमा रहा है। अब मुझे अगर इनकी एवरेज इनकम निकालनी है तो मैं कैसे करूंगी, इसका मैंने टोटल किया, इसका भी टोटल किया, एंड अब उस टोटल इनकम को डिवाइड कर लिया कितने मेंबर्स आएंगे, ठीक है, कितने लोग कमा रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर लिया, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 5, ठीक है। तो आप दोनों ही केसेस में देखोगे कंट्री ए की भी पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई, 10,000, एंड वेयर एज कंट्री बी की भी एवरेज इनकम कितनी आ गई, 10,000, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज हमने ये मान लिया कि कंट्री बी में हर एक इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है, पर क्या आप देखें अगर आप डाटा, क्या हर एक इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है? 4 लोग तो 500 कमा रहे हैं, ओके, वेयर एज एक ही इंसान जो है वो 48,000 कमा रहा है, ओके। तो इसका मतलब वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, एवरेज को हम कंपैरिजन के लिए यूजफुल समझते हैं, दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, ठीक है। डिस्पैरिटीज का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी, ठीक है। देख लीजिए ना कितनी इनइक्वालिटी है, यहाँ 4 लोग तो 500 रुपए कमा रहे हैं और एक ही इंसान इतने सारे 48,000 रुपीज कमा के जा रहा है, लेकिन जबकि यहाँ एवरेज इनकम कितनी निकल रही है कि ऑन एन एवरेज कि हर एक इंसान इस कंट्री में रहने वाला 10,000 रुपए के करीब कमा रहा है, कहाँ 10,000 और कहाँ 500, ओके। तो एवरेज इनकम में ये जो डिस्पैरिटीज है, ये जो इनइक्वालिटी है वो हाइड हो जाती है, हाइड हो जाती है मतलब छिप जाती हैं। कई बार आपको ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसी कौन सी इनकम है जिसमें जो डिस्पैरिटीज हैं वो हाइड हो जाती हैं, तो आप क्या लिखोगे, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम,
ओके। तो अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक जो है पब्लिश करता है 2019 के हिसाब से, रिच कंट्रीज किसको कहा गया है? ऐसी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $49 49,300 पर एनम से ऊपर है। ओके, इतनी है या इससे ऊपर है, तो उन कंट्रीज को रिच या डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरीज में डाल दिया गया। और ऐसी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $2500 या उससे कम है, उनको पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरीज में डाल दिया गया। ओके, याद रखिएगा जब भी हम दो नेशंस को कंपेयर करते हैं तो हम जो पर कैपिटा इनकम लेते हैं वो $US में नापी जाती है। ओके, तो अब देखते हैं इंडिया कहाँ लाए करता है। तो अगर हम देखें वेयर डज इंडिया लाई, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी आई? $6700 पर एनम। ओके, तो इंडिया लाइज इन लो मिडल इनकम ग्रुप, ठीक है, ना रिच कंट्री में आ रहा है ना अंडर डेवलप्ड में आ रहा है, ठीक है, लो मिडल इनकम ग्रुप में इंडिया लाए करता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में आ जाता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो पीपल नॉट ओनली वांट बेटर इनकम, ठीक है, लोगों को सिर्फ बेटर इनकम ही नहीं चाहिए बट दे हैव सम अदर गोल्स एज वेल, ठीक है, उनके कुछ दूसरे गोल्स भी है, जैसे उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको फ्रीडम होना चाहिए, रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन उनको अच्छा मिलना चाहिए। ओके, तो अब हम इसको कैसे कंपेयर करते हैं? इसको कंपेयर करने के लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा। तो टेबल देख लेते हैं। देखिए ये टेबल जो था आपकी बुक में गिवन था, यहाँ पर तीन स्टेट्स दे रखी हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार। ओके, तो इनकी पर कैपिटा इनकम अगर देखी जाए तो आप देखेंगे हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा है रुपीज में। ओके, हरियाणा के बाद क्या है? केरला, एंड देन लास्ट नंबर में कौन है? बिहार। तो अगर आप इस टेबल के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो आपको लगेगा कि हरियाणा जो है विल बी द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट। ओके, एंड बिहार जो है वो लीस्ट डेवलप्ड है। ओके, समझ गए आप? ओके, लेकिन अब हम इनको कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास कंपेयर करने के लिए सिर्फ हम पर कैपिटा इनकम ही नहीं देखते हैं, वी सी सम अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है, जैसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, लिटरेसी रेट देखते हैं, नेट अटेंडेंस रेशो देखते हैं। इन बेसिस पर भी इन स्टेट्स को हम कंपेयर करते हैं। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब कि एक पर्टिकुलर साल में 1000 बच्चे बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें से कितने जिंदा रह पाते हैं एक साल तक, वो आता है आप, उससे आपका निकलता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, तो देखिए हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? 30। केरला का कितना है? 7। और बिहार का कितना है? 32। इसका मतलब केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा कम कहाँ है? केरला में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो 7 से ज्यादा साल की उम्र के हैं और वो एक भाषा में लिख पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इन्फेंट लिटरेसी रेट। ओके, तो अगर आप देखें तो केरला का लिटरेसी रेट जो है हरियाणा और बिहार के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा लोग जो हैं जो 7 या 7 से एज अबव एज ग्रुप के हैं वो क्या हैं? ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ओके, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है कि इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स के बीच में जितने भी अगर बच्चे हैं, ठीक है, अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, ठीक है। मान लीजिए किसी एक स्टेट में अगर 14 से 15 साल के बच्चे अगर 1000 हैं, ओके, तो उन 1000 में से कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम उसकी जो परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप देखें केरला में जो नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब कि सबसे ज्यादा बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? केरला में जा रहे हैं। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि चाहे केरला अगर हम ये टेबल देखें हरियाणा से पीछे था पर कैपिटा इनकम के मामले में, ठीक है, पर कैपिटा इनकम में के मामले में केरला से तो पीछे हरियाणा से तो पीछे था, लेकिन जब हमने केरला को दूसरे पैरामीटर्स पर मेजर किया हरियाणा के साथ, तो केरला क्या निकला? इन सभी चीजों में आगे निकला। ओके, क्लियर? आई होप सब आपको क्लियर हो गया। तो इससे हमने क्या कंक्लूड करा? इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि केरला इज मोर डेवलप्ड देन बिहार एंड हरियाणा, ठीक है, कि केरला जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है बिहार और हरियाणा से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप साफ साफ लिख देंगे इट हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, यहाँ पर कम बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ के रहने वाले लोगों को वो बहुत ज्यादा क्या है? बेहतर हैं। ओके, यहाँ पर हायर नेट अटेंडेंस रेशो है, ठीक है, जितने बच्चे जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं उनकी रेशो ज्यादा है, एंड लिटरेसी रेट भी यहाँ पर जो बच्चों का है वो क्या है? ज्यादा है। ओके,
तो लेकिन अब ऐसा क्यों, वाई केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? ठीक है, तो इसका सीधा सा कारण यही है बिकॉज इट हैज एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज और जो एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी प्रोवाइड की जा रही है इन कंपैरिजन टू हरियाणा एंड बिहार। ओके, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस चलाया जाता है, जिसको हम राशन कार्ड बोलते हैं ना, तो वहां पर स्टेट क्या करती हैं, अपने रहने वाले लोगों को फ्री में राशन देती हैं या बहुत कम पैसों में राशन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसके कारण वहां के रहने वाले लोगों की हेल्थ, गुड हेल्थ रहेगी और न्यूट्रिशन भी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, आई होप सब आपको क्लियर हो गया कि हम सिर्फ एक इनकम के बेसिस पर ही दो स्टेट्स को या दो कंट्रीज को मेजर नहीं करते हैं कि कौन आगे हैं, हम इनकम के अलावा भी बहुत सारे अदर पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके, नेट अटेंडेंस रेशियो एंड लिटरेसी रेट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक फैसिलिटीज हम किन्हें बोलेंगे? देखिए, नाम ही आ गया पब्लिक। पब्लिक मतलब रहने वाली जनता, ऐसी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, अपने देश में रहने वाले लोगों को। ओके, तो यही लिखा है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक है, आपकी पॉकेट में जो पैसे हैं वो सभी चीजों को खरीद नहीं सकते हैं जो आपको चाहिए, ठीक है, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। जैसे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप पैसों से कैसे खरीद लोगे? अनएडल्ट्रेटेड फूड एंड मेडिसिन, ठीक है, अनएडल्ट्रेटेड मतलब बिना मिलावटी खाना या मेडिसिन आप कैसे खरीद लोगे? प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, अगर कोई इस पैसों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट, तो सभी लोग कोरोना में अपने आप को बचाना लेते। तो इसका मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसको हम पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। ओके, एंड अब पब्लिक फैसिलिटीज, ऐसी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने देश में रहने वाले लोगों को। ओके, जिसके अंदर क्या आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, अच्छी एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेवारी है, हेल्थ अच्छी देना, ठीक है, क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट देना, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना, ये सब क्या है, सरकार की जिम्मेवारी है। एंड ये सब चीजें कैसे प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं? कलेक्टिवली, ठीक है, इंडिविजुअली प्रोवाइड नहीं प्रोवाइड करवाई जा सकती, कलेक्टिवली प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा चैप्टर में बॉडी मास इंडेक्स। देखिए, बॉडी मास इंडेक्स का क्या मतलब होता है? बॉडी मास इंडेक्स इज द मेथड टू फाइंड द स्टेटस ऑफ नरिशमेंट, ठीक है, कि आप फिट हैं कि नहीं, ठीक है, आप कुपोषण के शिकार तो नहीं है, या आप ओबीस तो नहीं है, बहुत ज्यादा आपकी सेहत तो नहीं है, ठीक है, तो उसको आप कैसे मेजर करते हो? आपका जितना भी वेट है किलोग्राम्स में, कई बार इसका फॉर्मूला पूछ लेगा, जितना भी आपका किलोग्राम्स में वेट है उसको आप डिवाइड कर देंगे, आपकी हाइट होनी चाहिए मीटर में। ओके, लेट सपोज अगर किसी का वेट है 50, ओके, या और उसका हाइट है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसका मतलब उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना हो गया? 50 ही हो गया। ओके, अगर यहाँ 2 मीटर हाइट होती तो 2 का डबल आप कर देते 4, तो उसको 4 से डिवाइड कर दोगे, तो जो डिवाइड करके आएगा वो आपका बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा। ओके, आई होप सो दिस मच इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट चलते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका क्या काम होता है? ये कंपेयर करता है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, एंड फिर वो कंट्रीज को एक रैंक देता है इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, तो उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली इंडिया का रैंक जो है वो 130 है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। ओके, आपको दिखा भी देती हूँ रिपोर्ट कैसी नजर आती है, आपकी बुक में दे रखी है, देखिए, दिस इज द टेबल, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। ओके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क, ठीक है, और देखिए कितने सारे नेशंस को कंपेयर किया गया है नेशनल इनकम के बेसिस पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज एट बर्थ, ठीक है, कि लोग कितनी आयु तक जिएंगे। ओके, मीन ईयर्स ऑफ स्कूल ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, कितने लोगों ने स्कूल अटेंड किया, कहने का मतलब लिटरेसी रेट आ गया इसके अंदर। तो उस बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को क्या किया गया? रैंक दिया गया, एंड इंडिया का आप रैंक देखेंगे 130 है। ओके, क्लियर, तो ये आपको याद रख लेना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को समझने से पहले हम समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको पहले भी बताया है, डेवलपमेंट हम इस तरीके से करें, विकास हम इस तरीके से करें कि हम अभी प्रेजेंट में इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाएं और आने वाले फ्यूचर जनरेशन की नीड से भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है, मतलब कि आज के देश की, आज के युग में तरक्की करने के चक्कर में हम
इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाएं और आने वाली जनरेशन की नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, कि मतलब कि हम कुछ किसी चीज़ को इतना ही ज़्यादा यूटिलाइज ना कर रहे हैं तरक्की करने के चक्कर में कि आने वाली जनता को पता ही नहीं है कि ये नाम की कोई चीज़ होती भी थी। ओके, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि जो हम विकास कर रहे हैं वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, ठीक है, लंबे समय तक टिका हुआ भी होना चाहिए। ओके, क्लियर। तो अब इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है आपकी बुक में, दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, कि हमने जो वर्ल्ड है ये हमारी पूर्वजों से हमने नहीं पाया है, इनहेरिटेड। जैसे हमें पूर्वजों से हम जमीन जायदाद मिलती है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंगली खर्च कर देते हैं, राइट। तो यही बोल रहा है कि हम ये मत समझना कि ये तुम्हारे फोर फादर्स की इमानत है जो तुम्हें मिली है विरासत में। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ठीक है, हमने इसे अब उधार लिया है अपने आने वाले बच्चों से, ठीक है, चिल्ड्रन से। तभी हम उसको क्या करेंगे, ठीक से उपयोग करेंगे और अपने आने वाले बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बचा रहने देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो अब आपकी बुक में कुछ केस स्टडीज दी हुई हैं। केस स्टडी 1 जो है वो ग्राउंड वाटर रिलेटेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द केस स्टडी, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड इसके एंड में फिर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, ठीक है, ग्राउंड वाटर क्यों ओवर यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका साफ साफ रीजन इस केस स्टडी में ही दे दिया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा है, ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। इसका मतलब सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल, इरिगेशन करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर यही है। तो उसने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, ग्राउंड वाटर ओवर यूज क्यों हो रहा है। ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज फॉर इरिगेशन पर्पसेस एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, हम घरों में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्री के लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज, क्या हम बिना ओवर यूज किए पानी का भी डेवलपमेंट पॉसिबल है। यस, ठीक है, बिल्कुल डेवलपमेंट पॉसिबल है। कैसे करोगे, बाय सेविंग एंड कंजर्विंग वाटर, ठीक है, वाटर का सेव करके उसको या उसको कंजर्व करके। ओके, किस मेथड से, बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने आपको भी ज्योग्राफी में पढ़ाया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। ओके, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप वेस्टिंग वाटर, हम वाटर को वेस्ट ना करें, एंड मिनिमाइजिंग ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर के ओवर यूज को हम उसको क्या करें, कम से कम करें। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी एक दे रखी है आपकी बुक में रिगार्डिंग क्रूड ऑयल, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द केस स्टडी, एग्जॉशन 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 ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ओके, फंबल हो गया। एग्जॉस्ट मतलब होता खत्म होना। ओके, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो ये 3 रीजन्स दिए हैं, मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वर्ल्ड, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंगली अब हमारे जो रिजर्व्स हैं कितने साल तक और चलेंगे, ठीक है, वर्ल्ड के कितने 53.3 ईयर्स तक और लास्ट करेगा। ओके, मिडल ईस्ट के पास तो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम वगैरह ज़्यादा है तो उनका वहाँ तक 78 ईयर्स तक अप्रॉक्स दे रखा है। ओके, तो अब आपको क्रूड ऑयल पता है, ठीक है, क्रूड ऑयल को ही रिफाइन करके आपका पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सब चीज़ें निकाली जाती हैं, केरोसिन, एंड इनका बहुत सारी चीज़ों को बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपने रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में। तो यही पूछ रहे हैं यहाँ पे, इस क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री, डिस्कस, ठीक है। यस, बिल्कुल क्रूड ऑयल जो है बिल्कुल एसेंशियल है फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, क्यों, क्योंकि मैनी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट, ठीक है, बहुत सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो उस पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, हमारे इंडिया के पास अपना खुद का क्रूड ऑयल तो है नहीं, इंडिया ज़्यादातर क्रूड ऑयल क्या करता है, इम्पोर्ट करवाता है। ओके, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट, मतलब एक्सपेक्ट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन, ठीक है, कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि क्रूड ऑयल कम हो गया, ठीक है, तो उस केस में इंडिया को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, इफ़ क्रूड ऑयल रिजर्व्स रिड्यूस, ठीक है, अगर क्रूड ऑयल रिजर्व जो है वो कम हो जाते हैं, ये हमारे इंडियन इकोनॉमी को बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इंडिया को फिर क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा एट अ वेरी हायर कॉस्ट, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अगर आप हाई कॉस्ट पे किसी चीज़ को इम्पोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, क्लियर, आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया है, दोनों केस स्टडीज भी आपको कवर करवा दी गई हैं। इसी के साथ ये चैप्टर बिल्कुल एंड हो गया है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।